सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 5 को हल करेंगे, जो है समांतर श्रेणियाँ। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एपी। सबसे पहले हम समझते हैं एपी होती क्या है, यानी समांतर श्रेणियाँ होती क्या है। इसमें सबसे पहले आपको एक पद दिया जाता है, कोई भी एक संख्या दी जा सकती है जिसको हम ए मान लेते हैं। ये हमारा प्रथम पद होता है, ये हमारा प्रथम यानी कि पहला पद है। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, आपको यहाँ पर आगे दूसरा पद भी दिया जाता है, फिर आगे इसी प्रकार तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद, आगे से आगे पद चलते रहेंगे। तो इस प्रकार हमें करना क्या होता है कि यदि आपको यहाँ पहला कोई भी पद दिया जाता है तो उसके बाद में दूसरे, तीसरे, चौथे, आगे आने वाले सभी पदों के बीच का अंतर क्या होता है, समान होता है। जैसे मान लीजिए यदि आपको दिया गया यहाँ पर कोई भी एक नंबर दिया गया है 4 और उसके बाद दिया गया है तो जैसे मान लीजिए प्रथम पद हमारे पास क्या है 4, तो हम लिख सकते हैं प्रथम पद ए है तो ए हो गया हमारा 4। फिर उसके बाद ध्यान से देखेंगे 4 से 10, ये हमारा होता है A2। हमेशा बड़े वाले पद में से छोटा वाला पद माइनस करते हैं, तो उनका जो अंतर आता है वो हम यहाँ लिख देते हैं। ऐसे ही हमारा ये वाला होगा तीसरा पद जिसको हम बोलते हैं A3। A3 में से A2 कम वाला माइनस होगा जस्ट पहले वाला, तो हमारा ये हो गया 16 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 6। इसी प्रकार आगे वाला हुआ A4 और A4 में से हम माइनस जस्ट पहले वाला करेंगे A3, तो 22 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 6। इसी प्रकार आगे A5 यानी कि 28 में से 22 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। तो ये जो अंतर बचता है घटाने पर, इस अंतर को हम डी यानी डिफरेंस बताते हैं। और यदि ये डिफरेंस पहले पद के बाद सभी पदों में डिफरेंस बराबर आता है तो हम क्या कह सकते हैं, ये हमारी एपी परफेक्ट एपी है। इस प्रकार से एपी बनती है। तो आइए अब इसका एक सवाल हल कर लेते हैं हम। 5.1 के पहले प्रश्न में हमें दिया गया है प्रत्येक किमी के बाद टैक्सी का किराया हमें यहाँ पर दिया गया है और बोला हुआ है कि प्रथम किलोमीटर के बाद किराया जो होता है वो बढ़ता रहता है। तो ये कह रहा है कि जो पहला हमें किराया दिया गया है, प्रथम जो हमारा पहले टैक्सी का किराया हमें दिया गया है वो हमें दिया गया है 15 रुपये। तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे कि जो हमारा टैक्सी का किराया हमें दिया गया वो कितने रुपए दिया गया, सबसे पहले वो हमारा 15 रुपये रहेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रथम किमी का किराया, यानी कि आपको जो टैक्सी आप किराए कर रहे हो उसका प्रथम किलोमीटर का किराया तो फिक्स है, कितने रुपए है 15 रुपये। तो हम लिख देंगे 15 रुपये। और बाद में प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया कितना चार्ज होगा 8 रुपये। तो हम लिख देंगे फिर नेक्स्ट यानी कि दूसरे किलोमीटर पे किराया कितना रहेगा, जैसे कि हमारा 15 लग चुका था और 8 रुपये अब दूसरे किलोमीटर से लागू हो जाएगा तो हमारा टोटल किराया कितना लग गया है 23 रुपये। इसी प्रकार मान लो तीसरे किलोमीटर में हम जाते हैं तो हम पहले 2 किलोमीटर का कितना किराया दे चुके हैं 23 रुपये, और उसमें 8 रुपये पर किलोमीटर हमेशा चार्ज बढ़ता रहेगा तो टोटल कितना हो गया 31। तो इसी प्रकार आगे मान लो आप चौथे किलोमीटर पे जाते हैं तो यही रहेगा कि मान लो पहले 3 किलोमीटर का आपने कितना पे कर दिया है 31 रुपये, पर किलोमीटर 8 और बढ़ गया यानी कितने रुपये हो गए 39। तो इस प्रकार से जो टैक्सी है उसका पहला किराया फिक्स हो गया है, बाद में हर किलोमीटर पे 8 रुपये आपको चार्ज लगाते रहना पड़ेगा, यानी प्लस होता रहेगा। अब हमें इसकी एपी कैसे बनानी है, ये कह रहा है कि जो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है इससे क्या एपी बन सकती है, यस और नो। तो हम देख लेते हैं एपी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। प्रथम पद हमारे पास कितना है 15, इसको हम बोलते हैं A1। फिर आता है A2 हमारा ये दूसरे किलोमीटर पे जो खर्चा लगा था कितना आया था 23 रुपये। फिर था A3 तीसरे किलोमीटर पे कितना था 31।
फिर था A4, कितना था 39। अब हमें देखना है क्या ये AP है क्या। AP के लिए हमने क्या देखा था कि आपको पहले किलोमीटर के बाद जितने भी संख्याएं, जितने पद दी जाती है पहले पद के बाद, उन सभी का अंतर क्या रहना चाहिए, समान। और अंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अंतर होता है D, सार्व अंतर बोलते हैं इसे। और इसको निकालने का क्या तरीका होता है, हमेशा आपको दो पद लेने होते हैं और दो में पहले बड़े वाला पद को लिखना है और फिर छोटे वाले पद को। तो बड़े वाला पद है 23 और छोटे वाला है 15, इनका अंतर कितना आएगा, दोनों का अंतर आएगा आपके पास 8। इसी प्रकार हम नेक्स्ट पदों का निकालेंगे। अगले पद हमारे पास कितने हैं, A3, उसमें से हम जस्ट उससे छोटे वाला ही लेंगे। अगर हम A3 ले रहे हैं तो A1 नहीं ले सकते, A3 है तो A2 लेंगे साथ में। बड़ा पद आगे, छोटा पद कहाँ रहेगा, पीछे। तो A3 हमारे पास कितना है 31 और A2 हमारे पास कितना है 23, अंतर कितना आया 8। इसी प्रकार हम फिर आगे वाला पद लेते हैं A4 और उसमें से घटाते हैं A3। जैसे अभी मैंने बताया, अगर आप 4 लेते हो तो उसके जस्ट पीछे वाला 3 लेना पड़ेगा हमें, 3 लेते हो तो जस्ट पीछे वाला 2 लेना पड़ेगा। तो अब A4 हमारे पास है 39 और उसमें से A3 हम घटा रहे हैं, A3 कितना हमारे पास 31, तो कितना बचा 8। तो ध्यान से देखो, सभी का जो अंतर है, सभी संख्याओं के बीच, सभी पदों के बीच जो अंतर है वो क्या है, कॉमन आ रहा है। यदि सभी का अंतर बराबर आए तो हम बता सकते हैं कि ये AP है या नहीं है। तो हम लिख सकते हैं, दी गई संख्याओं की सूची सार्व अंतर को हम D के रूप में दर्शाते हैं। अंतर क्या है, समान है यानी कि बराबर है, अतः ये क्या है, एक AP यानी कि समांतर श्रेणी है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पॉइंट होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 2 ये कह रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा और उसकी मात्रा, जबकि वायु निकलने वाला एक पंप है जो प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा निकाल देता है 1/4 बार। देखो इसको समझना है ऐसे, ये कह रहा है बेलनाकार मतलब आकृति है, उसके अंदर हवा भरी हुई है। बेलनाकार कुछ भी आकृति हो सकती है, उसके अंदर हवा है। अब हम क्या करते हैं, किसी पंप के द्वारा प्रत्येक बार हवा का 1/4 भाग तो निकाल देते हैं। अब जो शेष हवा बच रही है हमारी, उसी को लेते हुए हमें कुछ नंबर्स लिखने और फिर हमें देखना है कि क्या हमारी ये स्टेटमेंट से AP बन सकती है। और AP बनने के लिए हमने आपको बता दिया है क्या क्राइटेरिया रहता है कि पहले पद के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे जितने पद है उनके बीच का अंतर क्या रहता है, समान, तब तो वो AP होती है, अन्यथा नहीं होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुल हवा कितनी हमें दी गई नहीं है, तो हम मान सकते हैं सॉल्यूशन में, हम मान सकते हैं कि कुल हवा कितनी दी गई है हमें। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी, मान लो मैंने लिख दिया, माना जो बेलनाकार आकृति थी उसके अंदर में 64 लीटर हवा भरी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि मान लो हवा, यहाँ पे आप कितना ही मान सकते हैं, पर हम ऐसा नंबर लेंगे क्योंकि हमें 1/4 भाग हर बार निकालनी पड़ेगी हवा, तो 4 का हर बार भाग करना पड़ेगा। तो ऐसा नंबर लेते हैं कि 4 से डिवाइड इजीली हो, वरना पॉइंटों में भी जाएगा तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु ये समझने के लिए थोड़ा आसान रहता है। तो हम मान लेते हैं, मान लीजिए A1 मैंने कितना मान लिया है 64। अब हम निकालते हैं A2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो समझ लो। देखो टोटल हवा है 64, ठीक है, उसमें से ये कह रहा है 1/4 भाग हवा हर बार निकल रही है। तो हमें पता है कि 1/4 भाग हवा निकल रही है, मतलब 1/4 का हमें क्या करना पड़ेगा, इससे गुणा करना पड़ेगा। तो 4 इसके डिवाइड में है, यानी ये कट रहा है, 4 से 64 कितनी बार चला गया, 16 बार, यानी कि 64 लीटर टोटल थी, उसमें से 16 लीटर हवा तो क्या हो गई है, निकल गई है। तो कितनी बची है 48। तो A1 हमारा था 64, A2 हमारा कितना आया है 48। अब A3 निकालने के लिए हम यही फॉर्मूला लगाते हैं। अब हवा बची है 48 लीटर और उसमें से क्या हो रहा है 1/4 लीटर हवा तो निकल रही है, यानी
ख़त्म हो रही है। तो ये भी देखेंगे 4 से 48 कितनी बार जा रहा, 12 बार। और टोटल हवा इस बार कितनी थी 48, उसमें से कितने लीटर हवा निकल गई है 12, तो कितनी बची है 36। तो A3 कितना आ गया हमारे पास 36। अब चाहे तो इससे ज़्यादा पद भी निकाल सकते हैं, पर हमारा यहाँ तक सवाल इजली हो सकता है। तो हम देख लेते हैं, A1 हमारा आ गया है, A2 हमारा आ गया, A3 आ गया। आप ज़्यादा आगे पद भी निकाल सकते हो। तो A1 कितना आया था हमारे पास 64 हमने माना था, A2 हमारे पास आया था 48 और A3 हमारे पास आया है 36। हमें पता है कि D निकालना पड़ेगा, और D निकालने का तरीका क्या है, A2 में से A1 घटाना है। अब आप ध्यान से देखेंगे, A2 आपके पास 48 है और A1 हमारे पास 64 है। तो यहाँ पे घटाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस माइनस होता है माइनस, और 64 में से 48 जाएगा तो बचेगा 16। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। इसी प्रकार हम दूसरा D निकालते हैं, यानी A3 में से A2 निकालते हैं। A3 कितना है 36, उसमें से A2 है 48। तो यहाँ पे भी प्लस माइनस क्या हो रहा है, माइनस। 48 में से 36 गया, कितना बचेगा 16। और बड़ी संख्या किसकी है, 1 मिनट सॉरी, 48 में से 36 जाएगा, बचेगा 12। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन दोनों का अंतर क्या समान आ रहा है या नहीं आ रहा है। इन दोनों का अंतर तो समान नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिख देंगे कि दी गई जानकारी या दी गई संख्याओं की सूची डी यानी कि सार्वंतर क्या है, असमान है। और जब इनका अंतर असमान होता है तो हम क्या लिखेंगे, दी गई जो हमारी समीकरण है, दी गई जो हमें पद दिए गए हैं, यह एक एपी नहीं है। यदि इनके सार्वंतर समान है तो ये एपी है। यदि इनके सार्वंतर समान नहीं है, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे 16 और यहाँ पे माइनस का 12 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये एपी नहीं है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पॉइंट होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 3 हमें यहाँ दिया गया है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, यानी कोई कुआं खोद रहे हैं उसमें लागत आ रही है। प्रत्येक जो प्रथम मीटर है उसकी खुदाई की लागत तो 150 रुपये हो चुकी है, और बाद में हर प्रत्येक मीटर पे खुदाई 50 रुपये बढ़ती जा रही है। जैसे हमने पहले सवाल किया था कि आपको पहले किलोमीटर पे एक किराया फिक्स हुआ था, वैसे यहाँ पे पहले मीटर की खुदाई का लागत हमें फिक्स हो चुकी है। और फिर जैसे पहले सवाल के अंदर प्रति किलोमीटर खर्चा बढ़ रहा था, वैसे यहाँ पे प्रति मीटर की खुदाई की लागत भी बढ़ती चली जाएगी। तो करना आसान रहेगा, कोई मुश्किल नहीं है। हम सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि प्रथम मीटर की, जैसे हमने उस सवाल में किया था वैसे ही लिखना है यहाँ पे। बस यहाँ प्रथम मीटर की क्या लिखनी है, लागत, और वो हमारे पास फिक्स हो चुकी है, कितना है 150 रुपये। और ये हमारे लिए क्या रहेगा, ये रहेगा A1। उसके बाद ये कह रहा है दूसरे मीटर की लागत। हमें पता है कि यहाँ पे पहले मीटर के 150 रुपये तो लग चुके हैं, प्लस में हर मीटर 50 रुपये की लागत और बढ़ती जाएगी। तो बढ़ने का मतलब हो गया प्लस करना, तो 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा 200 रुपये। इसी प्रकार अगर हम तीसरे मीटर की बात करें तो कितना लागत आएगी, 200 रुपये हमारे लग चुके हैं और हर मीटर 50 रुपये बढ़ रहे हैं, तो ये हो गया 250 रुपये। और अगर हम चौथे मीटर की निकालते हैं तो वो भी निकल जाएगी। 250 रुपये हमारे लग चुके हैं, 50 रुपये और बढ़ गए हैं, तो 300 रुपये। तो अब हमें क्या करना है, हम अपनी जो भी समांतर श्रेणी हमारी बन रही है हम लिख लेते हैं A1 A2। A1 हमारा कितना था 150 रुपये, A2 हमारा कितना था 200 रुपये, A3 हमारा था 250 रुपये, और A4 हमारा था 300 रुपये। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, D निकालना पड़ेगा। D निकलेगा हमेशा पहले 2 पद लीजिए और उसमें बड़ा पद पहले छोटा पद बाद में रखिए। तो देखो A2 हमारे पास कितना था, A2 हमारे पास था 200, और माइनस A1 हमारे पास कितना था 150, तो कितना आएगा 50।
दूसरा सार्वंतर निकालते हैं, यानी कि अब इन दो पदों के बाद हम अगले वाला पद लेते हैं, ये है A3, और A3 देखोगे तो उसके बाद हमें हमेशा उससे जस्ट पहले वाला पद रखना पड़ेगा, जो हमारे पास कितना है A2। तो देखो A3 हमारे पास था 250 और माइनस में A2 हमारे पास था 200, तो हुआ कितना हमारे पास 50 रुपये। फिर हुआ D। अब हम A3 तक निकाल चुके हैं, तो आगे वाला पद लेंगे, कितना है A4। A4 लिखेंगे तो यहाँ पे साथ में क्या आएगा A3, उससे जस्ट नीचे वाला पद। A4 हमारे पास 300 है और A3 हमारे पास 250 है, कितना आएगा 50। तो सभी का सार्वंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो ये हमारे लिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर दी गई संख्याओं में सार्वंतर यानी कि D क्या आ रहा है, समान है। और समान होता है तो वो क्या होता है, अतः यह क्या है, AP है। अभी हमें सिर्फ इतना ही बताना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। समांतर श्रेणी का ही शॉर्ट रूप में उसे AP बोला जाता है। तो हम यहाँ समांतर श्रेणी लिखें या AP लिखें, एक ही बात होती है। सवाल नंबर 4 हमें दिया गया है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। अब देखिए, मूलधन हमें दिया गया 10,000 रुपये और राशि में 8% हमेशा वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज जमा हो रहा है। तो हमें देखना है कि हर वर्ष जितना भी चक्रवर्ती ब्याज लग रहा है, उसके बाद जितनी राशियां, जितने पद हमारे पास आते हैं, हम देखते हैं क्या वो AP बन सकती है, उनका सार्वंतर समान आता है या नहीं आता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। हमें सबसे पहले मूलधन मानने की आवश्यकता नहीं, हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 10,000। फिर हमारे पास दर भी दी गई है, कितना है 8%, एनुअल है, वार्षिक है। अब है समय, देखो समय कहीं नहीं दिया गया, लेकिन ये क्या कह रहा है, प्रत्येक वर्ष का। प्रत्येक मतलब हर एक वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज जमा हो रहा है, तो हमें निकालना पड़ेगा पहले वर्ष से। तो पहले वर्ष में हमें पता है, पहले वर्ष का तो हमारे पास क्या हो गया है, पहले वर्ष का मिश्र धन। पहले वर्ष का मिश्र धन वही है जो हमें मूलधन के रूप में दिया गया है, कितना है 10,000 रुपये। ये हमारा हो गया A1। अब हम निकालते हैं A2। A2 के लिए हमें करना पड़ेगा, यानी कि दूसरे वर्ष का। अब दूसरे वर्ष का मिश्र धन, देखिए इसने क्या बोला है, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि मिश्र धन दूसरे वर्ष का निकालना है, तो चक्रवर्ती ब्याज के हिसाब से निकालना है। और चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या रहता है, हमें सबको पता है। तो सबसे पहले होता है मूलधन गुणा में ब्रैकेट 1 प्लस दर, कितना है 8/100 और घात में समय, कितना है 1। मूलधन गुणा दर 1 प्लस दर/100 और घात समय, ये होता है मिश्र धन का फॉर्मूला। तो हमारे पास 10,000 है, गुणा में ये हमें पता है 100 एकम 100 और 8 हो गए 108/100। ये आपने पहले भी सॉल्व किया होगा, वरना आप इस प्रकार से कर सकते हैं, बट्टे में 1 लगाइए, 1 और 100 का लघुत्तम होता है 100, 100 एकम 100 और 1 8 8, 8 और 100 कितना हो गया 108/100। और उसको उतनी बार लिखना होता है जितनी बार हमें यहाँ पे घात में समय दिया जाता है। एक बार मतलब एक बार लिखेंगे। तो 0 से 0 कट गया है, 100 की गुणा 108 से करेंगे तो इजीली हो जाएगा, ये आएगा हमारा 10,800 रुपये। और ये हमारा आया दूसरे वर्ष का मिश्र धन यानी A2। अब हम निकालते हैं A3 यानी कि तीसरे वर्ष का मिश्र धन। अब हमें पता है कि जो हमारा दूसरे वर्ष मिश्र धन था उसी पे हमें ब्याज लगाना है। तो दूसरे वर्ष था 10,800, तो 10,800 पे वही करना है। ये हमारा नया मूलधन हो गया है, ब्रैकेट में 1 प्लस दर/100 और घात समय। दर उतनी ही रहेगी हर साल, इसने यही दिया हुआ, समय हर साल 1-1 साल बढ़ता जाएगा। तो हम देखते हैं मूलधन इस बार हो गया 10,800, गुणा में इसका सॉल्यूशन उसी प्रकार करना, तो ये आएगा 100 एकम 100 और प्लस में 8 हो गया 108/100।
इसमें हम ये भी कर सकते हैं 100 की 1 से गुणा 100 एकम 100 और प्लस 8 होता है हमेशा 108/100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब 108 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 108 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11,664 रुपये। तो जैसे मैंने बताया था आप A3 तक करें तो भी ठीक है, उससे आगे करना चाहे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें यही देखना है AP है या नहीं है। तो AP के लिए A1 A2 और A3 हमें मिल चुके हैं। A1 कितना था, जो हमारे पास मूलधन था 10,000। A2 हमने निकाला कितना आया था 10,800 और A3 कितना आया था 11,664। अब हमें करना क्या होता है, इनका सारवंतर निकालना होता है। सारवंतर के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले दो पद लेने हैं, उसमें बड़ा पद आगे और छोटा पद पीछे। तो हम देखते हैं A2 हमारे पास है 10,800 और A1 हमारे पास है 10,000। 10,800 में से 10,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा 800। इसी प्रकार दूसरा D निकालते हैं, यानी कि अब नेक्स्ट है A2 के बाद A3, और जब यहाँ A3 लिख दोगे तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, जस्ट उससे पहले वाला A2। तो देखो ध्यान से A3 हमारे पास है 11,664, उसमें से हमें घटाना है A2 कितना है 10,800। तो अब हम देखते हैं इसको माइनस करने पे हमारे पास कितनी संख्या आती है। इसको माइनस करने पे हमारे पास आता है 4, 6, 8। ये हमारा आता है दूसरे वाला सारवंतर, यानी A2 और A3 के पदों के बीच का। तो हम देखते हैं ये सारवंतर तो बराबर नहीं दिया गया। तो अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिख देंगे कि दी गई संख्याएं या दी गई संख्याओं में सारवंतर क्या है, असमान है, यानी समान नहीं है। तो अतः ये क्या हो गई, अतः यह AP नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर पहले के सारे पॉइंट होते हैं सॉल्व। सवाल नंबर 2, हमें यह दिया गया है कि हमें AP, पहले हम AP निकालते थे कि वो AP बनेगी या नहीं बनेगी। इस बार ये कह रहा है AP के प्रथम 4 पद हमें लिखने हैं जब हमें प्रथम पद A और सारवंतर यानी D निम्नलिखित दिया हुआ है। यानी A यानी प्रथम पद हो गया, D का अंतर हमने पहले बता रखा था, सारवंतर को D बोलते, डिफरेंस। दोनों हमें दिया गया है, तो हमें निकालनी है AP बनानी है। और कितने पद लिखने हैं, 4 पद। तो जब ये पद देगा तो हमें उतने ही लिखने पड़ेंगे, अन्यथा हम अब कितने ही बना सकते थे। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हमें पता है कि यहाँ पे प्रथम पद हमारे पास कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। तो प्रथम पद तो हमारे पास 10 हो गया है। अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा A2। और A2 को बनाने के लिए हम क्या करते हैं वो समझ लीजिए। जैसे A2 के लिए हमें एक सिंपल चीज ध्यान रखनी है, A जो भी 2 है तो उससे पहले वाला 1, 3 है तो उससे पहले वाला 2, हमेशा उससे जस्ट पहले वाला लिखना है। और प्लस में D, जब भी हम कोई पद बनाते हैं तो जो यहाँ पे पद है उससे पहले वाला पद और प्लस में D आएगा हमेशा। तो देखो हमारे पास A1 कितना था, 10 था, और D हमारे पास कितना था, वो भी 10 था। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 20, यानी A2 कितना आ गया, 20। ऐसे हमें तीसरा पद चाहिए A3। A3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे पद दिया गया है उससे जस्ट पहले वाला पद हम लिख लेंगे, प्लस में हमें क्या करना है, D करना है। तो देखो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि उससे जस्ट पहले वाला पद निकलेगा कैसे। तो A2 हमारे पास कितना आया था, 20, और उसमें D कितना हमें दिया गया है, 10, तो कितना आ जाएगा, 30। इसके लिए एक और फॉर्मूला रहेगा, वो भी आप समझ लीजिए। जैसे पहला पद हमें दिया जाता है, दूसरा हमने निकाल लिया। इसके लिए एक तरीका ये रहता है कि आप यहाँ पे कोई पद ज्ञात करें। यदि हमें A2 भी नहीं दिया गया तो हमें फिर से एक तरीका यूज कर सकते हैं। आप कोई भी पद निकालिए, हमेशा A को लिखिए और प्लस में जितना पद हमारे पास यहाँ पे दिया गया है उससे एक संख्या कम कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ 3 पूछ रहा है, तीसरा पद पूछ रहा है, तो एक संख्या कम कर लीजिए, 2 लिख लीजिए और उसके गुणा में क्या लिख दीजिए, D। इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास A कितना दिया गया था, 10, प्लस में 2 गुणा
और डी हमारे पास कितना था 10। तो देखो 10 है, प्लस में 2 की 10 से गुणा करने पे कितना आएगा 20, आंसर क्या आएगा 30, जो हमेशा समान रहेगा। तो इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जब हमें पीछे वाला पद हमारे पास होगा ही नहीं तो करने का ये तरीका उचित रहता है। जैसे हमें अब चौथा पद निकालना था A4, तो इसी तरीके से बताता हूँ। A प्लस में यहाँ पे जो पद निकालो उससे एक संख्या कम कर लो, चौथा पद निकालो तो एक संख्या कम करो, कितना आएगा 3, और गुणा में क्या आ जाएगा D। तो A हमारे पास कितना था 10 प्लस 3 गुणा में D कितना था हमारे पास, वो भी 10 था, तो आ गया है 10 प्लस में 3 गुणा 10 हो गया 30, बराबर में कितना आ गया 40। तो हमारे 4 पद निकालने थे, चारों पद हमने निकाल लिए हैं। लिख देते हैं हम A1, A2, A3 और A4, 4 ही पद पूछे थे हमसे। तो A1 हमारे पास कितना था, दिया वही था 10। उसके बाद में A2 हमारे पास कितना था, हमने निकाला था, A2 कितना आया था 20 आया था। उसके बाद में हमारे पास था A3 हमारे पास कितना आया था 30 आया था। और उसके बाद में A4 हमारे पास कितना आया था 40 आया था। तो ये हमारी क्या बनती है AP। तो इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 2 उसका पॉइंट नंबर 1 होता है कंप्लीट। पॉइंट नंबर 2 में हमें दिया गया A यानी प्रथम पद और D यानी कि सार्वंतर। हमें 4 पद ही ज्ञात करने, तो हम पहले लिख लेते A1। A1 हमारे पास वही होता है जो A होता है, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। तो कितना दिया -2। अब हमें निकालना है A2। A2 के लिए हमें क्या करना होता है, A प्लस में D। अब मैंने यहाँ D क्यों लिखा है, क्योंकि इसके लिए आपको पता है कि जो यहाँ पे पद होता है उससे जस्ट 1 नंबर कम कर लीजिए और उसी गुणा D से कर लो। तो 1 आया और 1 की गुणा D से करूँगा तो D आने वाला है। तो हमारे पास क्या बना नंबर, देख लीजिए। A हमें कितना दिया गया है -2, और गुणा में प्लस में D कितना है 0। अब -2 में 0 को प्लस करूंगा तो क्या आएगा -2। फिर आ रहा है A3 के लिए A प्लस में जितना ये पद निकालो उससे एक संख्या कम कर लो 2, और साथ में गुणा किसकी करनी होती है D की, तो हो जाएगा 2D। तो देखो A कितना था हमारे पास -2, और प्लस में ये प्लस है, प्लस में 2 की गुणा D से करनी है। तो 2 की गुणा D से अगर मैं करता हूँ, D है 0, तो आंसर क्या आएगा -2 प्लस में 2 की गुणा 0 से 0, और माइनस में 2 में 0 को प्लस करूंगा तो क्या आएगा -2 ही आएगा। और उसके बाद में अब मेरे को A4 भी निकालना है, तो तरीका यही रहेगा। A प्लस में जितना पद है उससे 1 कम किया 3 किया, D की गुणा की, तो आया है A हमारे पास -2 प्लस 3 गुणा D। 3 गुणा D कितना है 0, और 0 गुणा 3 से करोगे तो क्या आएगा 0। तो -2 और प्लस 0 कितना आएगा -2। तो इसने हमें AP पूछी थी 4 पदों में, क्या बनी है A1 -2, A2 -2, A3 -2 और A4 -2। इसके सारे पद क्या है समान है। सवाल नंबर 3, हमें A1 मिल चुका है, कितना है 4। अब A2 निकालेंगे। A2 के लिए हमें क्या करना है, A प्लस में जितना यहाँ पे पद है उससे 1 कम कर लीजिए। 2 है तो उससे 1 कम करेंगे तो आएगा 1, और 1 की D से गुणा करने पे D। तो A हमारे पास है 4 प्लस, और D की जगह D कितना है -3। तो थोड़ा अब ध्यान रखना हमें, ये प्लस ये होता है, और इसके साथ यदि संख्या के साथ कोई माइनस है तो वो ब्रैकेट में आएगा। तो सोल्व कैसे होगा, 4 ये प्लस माइनस माइनस और 3 का 3, तो 4 में से 3 जाए तो कितना बचेगा प्लस का 1। इसी प्रकार A3 निकालेंगे, तो A प्लस यहाँ पे जितने पद है उससे 1 कम कर लो और D की गुणा कर दो। तो सिंपल सा आप समझ भी आ गया आपको होगा, आपको जो भी पद निकाल रहे हो उससे 1 कम करो और D की गुणा कर दो। तो यहाँ पे 3 निकाल रहे हो तो यहाँ पे हो जाएगा A प्लस 2D, 4 निकाल रहे हो तो हो जाएगा A प्लस 3D। अब देखते हैं हम A कितना था 4 प्लस फिर 2, और 2 की गुणा किससे करनी है D से। D क्या था -3। अभी मैंने कहा माइनस का हो तो ब्रैकेट जरूर लगाओ। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे समझ लीजिए। 4, अब देखिए ध्यान से, प्लस और ये माइनस क्या होता है माइनस। 2 की 3 से गुणा करने पे कितना आएगा 6,
और यहाँ पे प्लस माइनस क्या आ रहा है, माइनस, यानी 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 2। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। ऐसे हम निकालेंगे A4 तो होगा A प्लस 3D। ये 3D क्यों लिखा है मैंने, जितना पद है उससे एक संख्या कम करके D से गुणा कर दो। तो A हमारे पास है 4 प्लस 3 गुणा D हमारे पास कितना है, माइनस का 3, ब्रैकेट में बंद किया तो 4, ये 3 तिया हो गया 9, और ये प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। तो प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 5। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की। तो हमें क्या करना था, AP बतानी थी। तो AP का प्रथम पद क्या है, 4। A2 कितना हमारे पास, 1। A3 कितना है, माइनस का 2, और A4 कितना है, माइनस का 5। तो इस प्रकार से हमारा AP बनता है कंप्लीट होते हुए। सवाल नंबर 4, A1 तो हमें मिल चुका है, कितना है, A माइनस का 1। अब हमें क्या चाहिए, A2। A2 को निकालने का तरीका क्या था, A प्लस में D। एक पद है, 2 पद है, तो उससे एक कम हो जाएगा, 1 आएगा, और 1 की D से गुणा करने पर D आने वाला है। तो देखो A हमारे पास कितना, माइनस का 1, और बीच में है प्लस, और D कितना हमारे पास, 1/2। अब एक चीज ध्यान से देखनी है, बट्टे वाली संख्या हो गई है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, लगा दो। प्लस माइनस और बट्टे वाली संख्या क्या होता है, लेस है। तो 1 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा, 2। वज्र गुणा कर सकते हैं हम, 1 की 2 से गुणा करने पे कितना आएगा, 2, और किसका आएगा, माइनस का। ये 1 की 1 से गुणा करने पे क्या आएगा, 1, और बीच में क्या है, प्लस। प्लस माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, यानी कि 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1। बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, और बट्टे में कितना है, 2। A2 हमारे पास ये आएगा। इसी प्रकार A3 निकालना है, तो A प्लस में 2D। 2D क्यों लिखा है, क्योंकि जितना पद आप निकाल रहे हो उससे एक कम D यहाँ पर आ जाता है। अब हमें पता है A कितना हमारे पास, -1, फिर हमारे पास है प्लस, और 2 की गुणा करनी है D से। D कितना है, 1/2। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास माइनस का 1 एज इट इज है, प्लस में 2 की गुणा कर लो, या 2 से ये 2 कट रहा है तो हम काट भी सकते हैं। तो कटने के बाद क्या बचा है यहाँ पर, 1 की गुणा 1 से करने पे 1। इसको समझ सकते हैं हम, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। हमारे पास था -1 प्लस 2 गुणा 1/2। तो हम -1 और प्लस को छोड़ के 2 1 कम 2 करते हैं, बट्टे में कितना, 2। 2 से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 1। तो ये -1 और ये +1 क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, क्या बचेगा, 0। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 0। ऐसे ना काटो तो आप गुणा करके बाद में काट सकते हो, या लघुत्तम लेके भी। फिर निकालते हैं हम A4। 4 के लिए A प्लस 3D। 3D क्यों, क्योंकि जो पद दिया गया उससे एक कम कर लीजिए यहाँ पे, और उसकी D से गुणा कर दीजिए। A कितना हमारे पास, माइनस का 1, और प्लस में 3 की गुणा किससे करनी है, D से। D कितना, 1/2। तो देखो -1 एज इट इज रहेगा, उसके बाद में है प्लस, और 3 की गुणा 1 से हो रही है तो 3, और बट्टे में कितना, 2। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे, 1, और 1 और 2 का क्या लेंगे, लघुत्तम, कितना आएगा, 2। फिर करेंगे वज्र गुणा, या फिर लघुत्तम लेके आप डिवाइड और मल्टीप्लाई वाले तरीके से भी कर सकते हो। वैसे ये भी आसान रहेगा, 2 की गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 2, और किसका आएगा, माइनस का। फिर है प्लस, 3 की गुणा 1 से करने पे क्या आएगा, 3। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 3 में से 2 जाए तो क्या बचेगा, 1, बट्टे में कितना है, 2। और ये 1 किसका बचेगा, बड़ी संख्या प्लस की है, प्लस शो करो चाहे मत करो। अब हमें क्या करनी है, AP बनानी थी 4 पद। पहला पद तो हमें दिया गया था, कितना था, -1। दूसरा पद यानी A2 कितना आया था हमारे पास, -1/2। A3 हमारे पास कितना आया था, 0, और A4 कितना आया था, +1/2। तो इस प्रकार से हमारा सवाल नंबर 4 भी होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 5 हमें दिया गया, प्रथम पद हमें दे दिया गया और सारवंतर हमें दे दिया गया है। तो प्रथम पद तो हम लिख देते हैं एज इट इज, कि जो A होता है वही हमारा A1 होता है। अब हमें निकालना है A2, यानी कि A प्लस में D। तो A हमारे पास कितना है, अब पॉइंटों वाले सवाल है बट तरीका वही रहेगा, तो इसमें कुछ मुश्किल होने वाला नहीं है। तो A हमारे पास है
1.25 और उसके बाद में जो साइन यहाँ पे दिया गया है, जो सिंबल है वो लगाया प्लस और डी। डी हमारे पास कितना आया है? डी हमारे पास है माइनस का 0.25। तो हम लिखते हैं -0.25। माइनस की संख्या हो तो ब्रैकेट जरूर लगा दिया करो, ताकि बाद में जब निशान बदले तो प्रॉब्लम ना हो। वापस लिखेंगे हम -1.25, ये प्लस माइनस क्या आ रहा है? माइनस, और 0.25। अब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो यदि माइनस माइनस प्लस होता है तो दोनों संख्याएं क्या होगी? जुड़ जाएगी, और प्लस करना सबको आता है, तो ये हो जाएगा बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की। ये किस प्रकार से जुड़ेगा इसके लिए भी देख लीजिए, इतना कोई मुश्किल नहीं है। हमें पता है ये माइनस का 1.25 था और ये माइनस का 0.25 है। माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो ये हो गया 5 5 10, 2 4 1 5 और 1 का 1, और बड़ी संख्या माइनस की है। अब हम निकालते हैं A3। A3 होता है A प्लस 3 निकाल रहे हैं, तो उससे एक कम किया 2D। तो देखिए A हमारे पास है -1.25, फिर ये प्लस 2 की गुणा करनी है हमें, किससे करनी है? D से। D कितना था? माइनस का 0.25। तो देखो ये माइनस का 1.25। अब देखो 2 की गुणा इस पूरे नंबर से करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 0.50, जो आप गुणा कर सकते हो। और प्लस माइनस क्या आता है? माइनस, और माइनस माइनस क्या आता है? प्लस। तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 1.75। और बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की। अब हमें निकालना क्या है? चौथा पद निकालना है, यानी कि A4। और A4 कैसे निकलेगा? A प्लस 3D। अब हमें पता है यहाँ पर A प्लस 3D। अब एक चीज ध्यान से देखिए, A हमारे पास कितना था? माइनस का 1.25, और उसके बाद में प्लस 3 और मल्टीप्लाई करना था D से। D कितना हमारे पास? माइनस का 0.25। तो ये एज इट इज रहेगा -1.25, और 3 की गुणा जब इस पूरे नंबर से हम करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? ये आएगा 0.75। और प्लस माइनस माइनस, दोनों संख्याएं माइनस माइनस की है, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। यानी 1.25 और 0.75 को ऐड करेंगे तो आएगा 2.00, और बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की। तो अब हमारे पास AP हमें लिखनी है। AP में प्रथम पद जो हमें दिया गया था, फिर आ रहा था हमारे A2 जो आ रहा था ये प्लस माइनस का था। A2 हमारे पास कितना आया था? माइनस का 1.50। A3 कितना आया था? माइनस का 1.75। और A4 कितना आया था? माइनस का 2.00 लिखो, या माइनस का 2 लिख दो, पॉइंट के बाद 00 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 2 होता है कंप्लीट।